पैलेस्टाइन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच ये 3 पैराग्राफ्स का छोटा सा लेटर है जो 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के हेड लायनल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड के नाम लिखा था। इस लेटर में जो लिखा था उससे पैदा होने वाला झगड़ा अगले 100 सालों तक लड़ा जाएगा, इसका अंदाजा शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी नहीं था। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच कौन गलत है कौन सही, इन दोनों का आपस में झगड़ा किस चीज पर है और इस सब में ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये टॉपिक दुनिया के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहकर सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूं ताकि किसी भी शख्स को एतराज ना हो सके। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले पैलेस्टाइन में किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। यहाँ मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन इनके साथ ज्यूज और क्रिश्चियंस भी खुशी खुशी रहते थे। उस वक्त ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इस मैप पे देखा जाए तो ऑटोमन एम्पायर यूरोप से लेकर नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के काफी सारे हिस्से पर भी फैली हुई थी, जिसको सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। कुछ अरब लीडर्स थे जो ऑटोमन एम्पायर के रूल से काफी तंग थे। वो खुद को यहाँ से आजाद करवाना चाहते थे और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो ऑटोमन एम्पायर के दुश्मन ब्रिटिशर्स से चोरी छुपे जा मिले। ब्रिटिशर्स ने उनसे वादा किया कि अगर वो जंग में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उनकी मदद करेंगे तो बदले में उनको आज़ाद देश दिया जाएगा। ऐसा ही एक वादा ब्रिटिशर्स ने यूरोप में मौजूद जूज से भी किया था। जूज शुरुआत से ही ऐसी कौम रही है जिनका दुनिया में कोई पक्का ठिकाना नहीं था, यानी उनका अपना मुल्क कोई नहीं था। वो जहाँ भी रहते थे माइनॉरिटी कहलाए जाते थे। यूरोप में मौजूद जूस पहले ही काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। उनको नफरत की निगाह से देखा जाता था और कई मकामात पर उनको कत्ल भी कर दिया जाता था। पर ऐसा क्यों था? इसके पीछे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। कई सदियों से क्रिश्चियंस ये मानते थे कि वो जूस ही थे जिनकी वजह से जीसस क्राइस्ट की मौत हुई थी। बस इसी मेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोप में क्रिश्चियंस जूस को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। दुनिया भर में फैली जूइश कम्युनिटी का नेटवर्क जैसे आज स्ट्रॉन्ग है, वैसे पहले भी काफी स्ट्रॉन्ग था। वो पैलेस्टाइन में अपने अलग देश पाने की मूवमेंट को ज़ायोनिज्म का नाम देते थे। इस मूवमेंट की शुरुआत 1896 में थियोडोर हर्ट्सल नामी एक जूइश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने की थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन जूइश स्टेट बनती है। इसमें भी उन्होंने लिखा था कि यूरोप में मौजूद जूस को अगर सुकून की जिंदगी गुजारनी है तो उनको पैलेस्टाइन में अपना अलग देश बनाना होगा। शुरुआत में कई जूस इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। वो कहते थे कि हम एंटी सेमिटिज्म यानी जूस के खिलाफ नफरत की वजह से अपनी कंट्री को क्यों छोड़ें। लेकिन देखते ही देखते ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल शक्ल में बदल गई। दुनिया भर के जूस पैलेस्टाइन का रुख करने लगे। उनको अपनी ही कम्युनिटी की जानिब से फंड किया जाने लगा। उनको वहाँ बिजनेस और फैक्ट्रीज लगाने के लिए पैसे भी दिए जाने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे यानी यूरोपियन जूस से भी वादा किया था कि वो उनको पैलेस्टाइन में उनकी अपनी कंट्री बनाने का मौका देंगे। फास्ट फॉरवर्ड करके हम चलते हैं 1917 में। वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी जिसमें ऑटोमन एम्पायर को बुरी तरह शिकस्त हो रही थी। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के हेड लायनल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड के नाम एक लेटर लिखा। इस लेटर में लिखा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जूस पैलेस्टाइन में आकर अपनी अलग कंट्री बना लें। रॉथस्चाइल्ड को ये यकीन दिलाया गया कि इस काम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको फुल सपोर्ट करेगी और साथ ही ये भी लिखा गया कि इससे यहाँ पहले से रहने वाले मुस्लिम्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बाल्फोर के लेटर लिखने के 1 महीने के बाद ब्रिटिश सोल्जर्स आए और उन्होंने पैलेस्टाइन पर कब्जा करके ऑटोमन एम्पायर का 400 साला राज खत्म कर दिया। पर सवाल ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जूस को अपनी अलग कंट्री देकर बदले में क्या पाना चाहती थी। असल में ब्रिटिशर्स को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि ऑटोमन एम्पायर के जाने के बाद यहाँ कोई ऐसी स्टेट बने जो फ्यूचर में उनका साथ दे सके, उनका अलाई बनकर। इसीलिए उन्होंने जूस से अलग कंट्री का वादा तो किया था, लेकिन बदले में जूस से भी ये प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी अलग कंट्री बनाने के बाद ब्रिटिशर्स का साथ नहीं छोड़ेंगे।
پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جو کنٹری جیت جاتی تھی وہ اگلی کنٹری پر قبضہ کر کے اس پر اپنا راج چلانا شروع کر دیتی تھی، تب تک جب تک وہ خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے۔ ورلڈ وار 1 میں برٹین کے حصے میں پیلسٹائن آیا تھا۔ انہوں نے وہاں جوئش کالونی بنانے کی بھرپور کوشش کی اور اس میں آگے چل کر کامیاب بھی ہوئے، لیکن پیلسٹائن کے عربز جو آلریڈی وہاں رہتے تھے ان کا ماننا ہے کہ برٹین نے ہم سے ہماری آزادی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ 1919 میں آرتھر بالفور نے ایک میمورنڈم لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ پیلسٹائن میں پہلے سے رہنے والے عرب سے ان کی مرضی کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیلسٹائن کے عربز کی نظر میں برٹین کا جوز کے لیے بنایا قانون کافی نرم تھا۔ پیلسٹائن میں دنیا بھر سے جوئش امیگرنٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے وہاں اپنے اسکولز بنائے، فیکٹریز کھولیں اور برٹشرز کی مرضی سے اپنی ایک چھوٹی آرمی بھی بنا دی جس کو ہگانا کہا جاتا ہے۔ پیلسٹائن کے عربز کے پاس یہ سوچنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ برٹشرز ہماری آزادی پر تو کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ ہماری ہی زمین دوسروں کو دے رہے ہیں۔ کچھ سالوں تک وہ برداشت کرتے رہے، لیکن 1939 میں وہاں کے عربز نے آواز اٹھانا شروع کی، لیکن برٹشرز کے سامنے آواز اٹھانے کا ایک ہی مطلب تھا: غداری۔ پیلسٹائن کے عربز کو ایسا کرنے پر کڑی سزا دی گئی، کئی کو اریسٹ کر لیا گیا، کچھ لیڈرز کو پیلسٹائن سے نکال دیا گیا اور کچھ کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پھر بھی پیلسٹائن کے عربز نے اپنی اسٹرائک ختم نہیں کی۔ اس پر برٹش گورنمنٹ نے معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک پیل کمیشن بنایا۔ اس کمیشن نے پیلسٹائن میں انریسٹ کا یہ سولوشن نکالا کہ پیلسٹائن کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے۔ یہ سولوشن بھی پیلسٹائن کے عربز نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اصل میں انریسٹ تو تھا ہی اس بات پر کہ پیلسٹائن ڈیوائیڈ کیوں ہو رہا ہے۔ 1939 تک ان کی اسٹرائک برٹش گورنمنٹ کے وائٹ پیپر ریلیز ہونے تک چلتی رہی۔ اس وائٹ پیپر میں برٹش گورنمنٹ نے پیلسٹائن کی پچھلی 20 سالہ سچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک پالیسی پبلش کی تھی۔ اس پالیسی میں سب سے پہلے تو پیل کمیشن کو ریجیکٹ کیا گیا، جس سے عربز کی اسٹرائک ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ پیلسٹائن میں نئے آنے والے جوئش امیگرنٹس پر پابندی لگا دی گئی، اور جو جوز پہلے سے پیلسٹائن میں موجود تھے ان کو عربز کی زمین خریدنے پر بھی روک دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اگلے 10 سالوں کے اندر پیلسٹائن کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا جائے اور وہی جوئش لوگوں کی بھی ہوم کنٹری ہوگی۔ زائونسٹ کے لیے یہ وائٹ پیپر کسی دھوکے سے کم نہیں تھا۔ یہ وائٹ پیپر پہلی بار جوز اور برٹشرز کے درمیان کانفلکٹ پیدا کر گیا۔ انہوں نے وائٹ پیپر ماننے سے انکار کر دیا اور پورے پیلسٹائن میں برٹش گورنمنٹ پر حملے شروع کر دیے، جس میں کئی لوکل پیلسٹینینز بھی مارے گئے۔ یہ حملے کئی مہینے تک چلتے رہے، لیکن پھر کچھ اس سے بھی بڑا ہوا جس نے سب کی اٹینشن گھیر لی۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 اسٹارٹ ہو گئی۔ جہاں یہ جنگ دنیا بھر میں 6 کروڑ لوگوں کی جان لے گئی، وہیں ہٹلر نے اپنے ڈیتھ کیمپس میں 60 لاکھ یورپین جوز کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس واقعے کو ہولو کاسٹ کہا جاتا ہے۔ 1941 اور 1945 کے درمیان یورپ میں رہنے والے 66% جوز کو ہٹلر نے مار دیا تھا۔ بچنے والے جوز کے پاس پیلسٹائن جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا، کیونکہ ایک تو یہ ان کے لیے بہت ہولی پلیس تھی اور دوسرا وہاں جوئش کمیونٹی پہلے سے آباد تھی۔ انہوں نے وہاں برٹشرز کی طرف سے لگائی گئی امیگریشن کی لمٹ کے باوجود بھی پیلسٹائن مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا، پر پیلسٹائن میں بھی حالات کہاں ٹھیک تھے۔ وہاں وائٹ پیپر کے خلاف ابھی تک زائونسٹ برٹشرز کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برٹشرز اب تھک چکے تھے اور ان میں اب ہمت نہیں تھی کہ پیلسٹائن میں زائونسٹ کے خلاف بھی لڑیں، لہٰذا 1947 میں انہوں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور پیلسٹائن میں اپنا پھیلایا ہوا رائتا انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے گلے میں ڈال دیا کہ اب تم اس مسئلے کا کوئی سولوشن نکال لو۔ اس وقت پیلسٹائن میں جوز کی تعداد 6,30,000 تھی، جبکہ 1,43,000 کرسچنز اور 11,81,000 مسلمز تھے۔ یہ فگرز ایک اٹیلین جوئش ڈیموگرافر سرگیو ڈیلا نے ہی دیے تھے۔ دیکھا جائے تو اس وقت یہاں مسلم پاپولیشن کلیئرلی جیوز سے ڈبل تھی، لیکن یونائٹڈ نیشنز نے پیلسٹائن کے پارٹیشن پلان میں 55% زمین جوز کو دینے کا پروپوزل دیا۔
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस प्रोपोजल को 72% वोट्स मिले और ये फाइनल कर दिया गया कि पैलेस्टाइन का 55% लैंड जूस को मिलेगा। जबकि यूनाइटेड नेशंस ने आज तक कभी भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि सिर्फ 30% जूस को 55% लैंड कैसे दे दिया गया। उस वक्त यूएन की असेंबली में इंडिया की भी प्रेजेंस थी और इंडिया ने भी इस फैसले के खिलाफ वोट डाला था। उस वक्त के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने यूएन के फैसले के खिलाफ काफी आवाज उठाई थी और कहा था कि यूएन के इंडियन एम्बेसडर को ज़ायोनिस्ट की तरफ से रिश्वत ऑफर की गई थी कि वो उनके हक में वोट डालें। खैर, यूएन की इस रेजोल्यूशन को तमाम अरब कंट्रीज ने रिजेक्ट किया और पैलेस्टाइन में अब ज़ायोनिस्ट और पैलेस्टीनियंस आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार किए जाने लगे, लेकिन ऑब्वियसली जूस की मिलिट्री काफी स्ट्रॉन्ग थी तो पैलेस्टीनियंस उनका मुकाबला नहीं कर सके। 14 मई 1948 को डेविड बेन गोरियन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इजराइल बनाने का ऐलान कर दिया। वो इजराइल के पहले पीएम बन चुके थे। 1948 में तमाम नेबरिंग अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पर हमला करने का फैसला किया, क्योंकि एक तो उन्होंने पहले ही यूएन में इसके खिलाफ वोट किया था, दूसरा उनकी नज़र में ये ब्रिटिशर्स का नया तरीका है हमारे मुल्क पर कब्जा जमाए रखने का। ये पहली अरब इजराइल वॉर थी जिसमें 5 अरब कंट्रीज एक छोटे से इजराइल पर हमला करती हैं, जिसको बने अभी चंद महीने ही गुजरे हैं। लेकिन इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज की सपोर्ट हासिल थी और हकीकत में उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी थी, लिहाजा अकेले इजराइल ने 5 अरब कंट्रीज को शिकस्त दे दी। जंग खत्म होने के बाद यूएन ने जो पैलेस्टाइन के लिए एरियाज चुने थे, अब इजराइल उन पर भी कब्जा करके बैठ गया। वेस्ट बैंक जॉर्डन के कब्जे में आ जाता है और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के कंट्रोल में। 1967 में एक और अरब इजराइल जंग होती है, जिसमें इजराइल ना सिर्फ वेस्ट बैंक बल्कि गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के पूरे साइनाई पेनिनसुला पर भी कब्जा कर लेता है। इस सब के बीच पैलेस्टाइन के लोग अपना खुद का मुल्क बनाना चाहते हैं। इसी मकसद से उन्होंने अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। शुरू में ये हथियार उठाकर फोर्सफुली अपना अलग मुल्क पाने की कोशिश करते हैं। अपनी आवाज उठाने के लिए PLO ने कई प्लेन्स और शिप्स भी हाईजैक किए। इसीलिए अमेरिका और इजराइल की जानिब से PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। पर कई कंट्रीज PLO को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती थी। वो इनको सिर्फ रेवोल्यूशनिस्ट समझते थे जो खुद का मुल्क बनाना चाहते हैं। 1974 में PLO को यूनाइटेड नेशंस में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, इस बिना पर कि ये पैलेस्टीनियन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उसके बाद 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच पीस टॉक्स कामयाबी से हो जाते हैं और इजिप्ट पहली अरब कंट्री बन जाती है जो इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। इस पर इजराइल इजिप्ट को उनका साइनाई पेनिनसुला वापस कर देता है, लेकिन 2 सालों के बाद इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की तरफ से मार दिया जाता है, इस बिना पर कि कैसे उन्होंने इजराइल के साथ समझौता कर दिया। इतने अरसे तक वेस्ट बैंक पर इजरायली ऑक्यूपेशन की वजह से काफी सारे जूस वहां पर भी अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर एतराज करती है क्योंकि ये असल में 1947 यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान के खिलाफ था। वेस्ट बैंक का एरिया असल में पैलेस्टाइन के लिए रखा गया था, लेकिन इजराइल ने वहां पर भी कब्जा करके वहां अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया। 1992 में एक बार फिर से इजराइल और PLO के दरमियान पीस टॉक्स होते हैं। PLO के लीडर यासिर अराफात भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और इजरायली PM यित्ज़हक रबीन भी PLO को रिकॉग्नाइज करके ये तस्लीम करते हैं कि PLO टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस दौरान PLO भी स्प्लिट हो जाती है। उनका एक दूसरा विंग जो चाहता है कि इजराइल से किसी तरह का भी समझौता ना किया जाए, वो बन जाता है जिसको आज हम हमास के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ इजराइल का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी अपने PM के खिलाफ जाकर ये कहता है कि पैलेस्टाइन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे पीस टॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। PLO और इजराइल पहली बार आमने सामने आकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर मसला ये था कि वेस्ट बैंक में ऑलरेडी काफी इजरायली अपने घर बना चुके हैं, वो भी इजरायली गवर्नमेंट की मर्जी से।
तो सॉल्यूशन ये निकाला गया कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, ए, बी और सी। ए एरिया में सिर्फ पैलेस्टाइन यानी PLO के कंट्रोल में होगा, एरिया बी दोनों के कंट्रोल में और एरिया सी सिर्फ इजराइल के कंट्रोल में रहेगा। यानी 1947 में बनाया गया यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। पैलेस्टाइन को सिर्फ वेस्ट बैंक में गिने चुने टुकड़े ही मिल पाते हैं जहां वो अपनी गवर्नमेंट चला सके। खैर PLO ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर 1995 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे पीस टॉक्स की धज्जियां बिखेर दी। जूइश एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर दिया। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि वेस्ट बैंक के आसपास भी कोई पैलेस्टीनियन बसे। 1996 में पैलेस्टाइन के पहले इलेक्शन होते हैं और पैलेस्टाइन की पहली गवर्नमेंट बनती है, लेकिन हमास जो कि पैलेस्टाइन का मिलिटेंट विंग है वो इस बात से खुश नहीं होता और इलेक्शन से बायकॉट कर देता है। ना सिर्फ इतना बल्कि वो इजराइल में कई सुइसाइड बॉम्ब्स भी करवाता है, जिससे इजराइल और पैलेस्टीनियन लोगों के बीच पहले से नफरत काफी हद तक बढ़ जाती है। इस वाक़े के बाद इन दोनों के क्लैशेस आपस में होते रहते हैं। इससे बचने के लिए इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट्स के इर्द गिर्द कंक्रीट वॉल खड़ी कर दी, जिससे पैलेस्टीनियंस का रहना और ज्यादा मुश्किल हो गया। फिर 2006 में पैलेस्टाइन में दोबारा इलेक्शन होते हैं और अब की बार हमास जीत जाता है। इससे PLO की पार्टी फतेह और हमास के बीच एक सिविल वॉर छिड़ जाती है और पैलेस्टाइन 2 टुकड़ों में बंट जाता है। आज गाजा स्ट्रिप पर हमास का होल्ड है और वेस्ट बैंक में छोटे छोटे टुकड़ों में PLO यानी फातेह की गवर्नमेंट है। ज्यादातर जो इजराइल और हमास की झड़पें होती हैं उनमें इसी गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर रॉकेट्स फायर किए जाते हैं। इसी वजह से इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के गिर्द घेरा तंग करके एक बहुत बड़ी फेंस खड़ी कर दी है। आज हर दूसरे तीसरे साल हमास और इजराइल की जंग दोबारा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। पिछली बार 2021 में ऐसा हुआ था और अब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए। ये था इजराइल और पैलेस्टाइन का वो कॉन्फ्लिक्ट जो पिछले 100 सालों से शक्लें बदल बदल कर आज तक अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। मैंने इस टॉपिक को बड़ी एहतियात से किसी भी रिलीजन को टारगेट किए बगैर सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए कवर करने की कोशिश की है। आपके इस टॉपिक के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।